नमस्कार, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। इसलिए आज का अपना विषय प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि यदि आप स्वर संधि अथवा व्यंजन संधि का अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इसके पूर्व इसी चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो जिसका नाम स्वर संधि एवं व्यंजन संधि है, उसे एक बार अवश्य देख लें। तो आइए अब हम आज के विषय पर आते हैं, जिसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये हुई विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि में कहा जा रहा है कि स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग के साथ किसका मेल होगा? स्वर अथवा व्यंजन का मेल होगा, और स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके पूर्व स्वर संधि में स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल होता था, वहीं व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों का मेल होता था, और यहाँ विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के निम्नलिखित प्रमुख भेद होते हैं: सत्व, उत्व, रुत्व और विसर्ग का लोप इत्यादि। सबसे पहले हम सत्व पर आते हैं। सत्व में विसर्ग के स्थान पर तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम तालव्य श का परिवर्तन यहाँ आपको दिखाने और समझाने का प्रयत्न करते हैं। विसर्ग का तालव्य श हलंत में परिवर्तन। यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हलंत हो जाता है। देखिए उदाहरण, रामः प्लस चलती बराबर रामश्चलति। क्या कहा गया नियम में कि यदि विसर्ग के बाद च रहे या छ रहे, मतलब च वर्ण रहे या छ वर्ण रहे, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाता है श। रामः, रामः में विसर्ग को हटा दिया गया तो बचा राम, राम को लिख लिए। अब विसर्ग के स्थान पर कह रहा है तालव्य श हलंत करने, तो तालव्य श हलंत कहें या उसको आप आधा तालव्य श भी कह सकते हैं। तो आधा तालव्य श विसर्ग के बदले लिख दिए, और उसके बाद क्या है? चलती, उसको उतार दिए और संयुक्त कर दिए। क्या हो गया? रामश्चलति। उसी प्रकार पूर्णः प्लस चंद्रः, यहाँ भी देखिए पूर्णः से विसर्ग को हटा दिए तो हो गया पूर्ण, विसर्ग के स्थान पर आ गया आधा तालव्य श, उसके बाद है चंद्रः, पूर्णश्चंद्रः। निः प्लस चयः, निः से विसर्ग को हटाए तो बचा नी, विसर्ग के स्थान पर आया आधा तालव्य श, उसके बाद चयः, निश्चयः। कः प्लस चित्, कह से विसर्ग को हटाए तो बचा क, और उसके स्थान पर किए आधा तालव्य श और उसके पश्चात है चित, तो क्या हो गया? कश्चित्। उसी प्रकार कह प्लस छात्रः,
यहाँ भी कह से विसर्ग को हटाए, क बचा, विसर्ग के स्थान पर आधा तालव्य श किए और उसके बाद छात्रः, कस छात्र। अब हम आपको समझाते हैं कि विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य श हलंत में होता है। इसके लिए नियम है कि यदि विसर्ग के बाद ट वर्ण या ठ वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हलंत हो जाता है। इसके पूर्व कहा गया था कि विसर्ग के बाद यदि च वर्ण रहे, छ वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता था? श हलंत होता था, तालव्य श हलंत। और यहां कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के बाद ट हलंत रहे या ठ हलंत रहे, इसको आप ट वर्ण कहिए या ठ वर्ण कहिए, रहे तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हलंत हो जाता है। जैसे देखिए, निह प्लस ठुरह, निह से विसर्ग को हटाइए, नी हो गया। विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? आधा मूर्धन्य श करना है, कर दिए। और उसके बाद क्या करना है? ठुरह को जोड़ देना है, हो गया निष्ठुरः। वैसे ही धनुः प्लस टंकार, तो धनुः से विसर्ग को हटाइए, हुआ धनु। और विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ? आधा मूर्धन्य श हो गया। उसके बाद टंकार, धनुष्टंकार। कह प्लस टीकते, कह से विसर्ग को हटा दिए तो बचा क, और विसर्ग के स्थान पर आधा मूर्धन्य श हुआ और उसके बाद टीकते तो हो गया कष्टीकते। देवः प्लस षष्ठः, देवः से विसर्ग हट गया तो हो गया देव, विसर्ग के स्थान पर हो गया आधा मूर्धन्य श, उसके बाद षष्ठः तो हो गया देव षष्ठः। वैसे ही रामः प्लस ठक्कुरः, रामः से विसर्ग हटा तो बचा राम, विसर्ग के स्थान पर आधा मूर्धन्य श, उसके बाद ठक्कुरः, रामश्ठक्कुरः। आगे बढ़ते हैं। अब विसर्ग का दंत्य श हलंत में परिवर्तन। इसके लिए नियम है कि यदि विसर्ग के बाद त वर्ण रहे या थ वर्ण रहे, इसको आप जैसे कहें या फिर इस ढंग से भी कह सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद तो हलंत या थ हलंत रहे, क्योंकि व्यंजन में हलंत होता है, तो विसर्ग के स्थान पर सौ हलंत हो जाता है। देखिए उदाहरण, रामः प्लस तरति। क्या कहा? विसर्ग के बाद तो रहे या थ, तो रामः विसर्ग के पश्चात क्या है? त वर्ण है, क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर आधा दंत्य श। तो राम पहले लिख लिए विसर्ग को हटाकर, और विसर्ग के स्थान पर किए आधा दंत्य श, उसके बाद जो है उसको उतार देंगे, तरति जोड़ दीजिए, रामस्तरति। दूसरा उदाहरण देखिए, नमः प्लस ते। यहां भी नमः से विसर्ग को हटाइए, अब बचा नम, विसर्ग के स्थान पर किए आधा दंत्य श और उसके बाद ते को जोड़ दीजिए, नमस्ते। उसी प्रकार नमः प्लस तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। निह प्लस तेजः, यहां भी विसर्ग हटाइएगा तो बचेगा नी, विसर्ग के स्थान पर आधा दंत्य श और तेजः, निस्तेजः। मनः प्लस तापः, मनस्तापः। बालः प्लस तत्र, बालस्तत्र। सभी उदाहरण में वैसा ही है। बालः में देखिए विसर्ग हटा दिए, बाल बचा, आधा स्व हो गया दंत्य श, उसके बाद तत्र। मनः में भी वैसे ही हो गया, विसर्ग हट गया तो मन हुआ, आधा स्व, फिर तापः। नमस्तुभ्यम में नम हो गया, आधा दंत्य स हो गया और फिर तुभ्यम जोड़ दिए, तो क्या क्या बन गया? रामस्तरति, रामः प्लस तरति, रामस्तरति। नमः प्लस ते, नमस्ते। नमः प्लस तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। निह प्लस तेजः, निस्तेजः। मनः प्लस तापः, मनस्तापः। बालः प्लस तत्र, बालस्तत्र। अब उत्व, उत्व को कहते हैं कि विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है।
देखिए इसका नियम, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। इसको फिर से एक बार समझने का प्रयत्न करते हैं। कहता है कि विसर्ग के पहले अ रहेगा और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। कवर्ग को लीजिए, कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या हुआ? ग। चौथा वर्ण क्या हुआ? घ। पांचवा क्या हुआ? ङ। चवर्ग का तीसरा ज, चौथा झ, पांचवा य। टवर्ग का तीसरा ड, चौथा ढ, पांचवा मूर्धन्य न। तवर्ग का तीसरा द, चौथा ध, पांचवा न। पवर्ग का ब, भ, मो। इसके अलावा य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। साथ ही पहले जो अ है और बाद में क्या हो गया? ऊ। तो गुण संधि में आप पढ़े होंगे कि अ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। तो यहां वही मैं लिखा हूं कि गुण संधि के नियमानुसार अ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है। तो शायद ये समझ में आ गया होगा आपको। उदाहरण को देखिए और स्पष्ट हो जाएगा। मनः प्लस हरः, मनः। देखिए नियम में था कि विसर्ग के पहले अ, देखिए विसर्ग के पहले है न, तो न के अंत में क्या है? अ। दूसरा उदाहरण में देखिए यशः, तालव्य श के अंत में क्या है? अ। सरह, र के अंत में अ। पयः, य के अंत में अ। व के अंत में अ। और रामः, म के अंत में अ। तो विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो। देखिए य, र, ल, व, ह, यहाँ ह है। मनः प्लस हरः, मनोहरः, ओ हो गया। यशः प्लस धरा, त, थ, द, ध, चतुर्थ वर्ण है, यशोधरा। सरः प्लस वर, वरः, यहाँ देखिए था य, र, ल, व, सरोवरः। पयः प्लस द, त, थ, द, तृतीय वर्ण है, पयोदः। अश्वः प्लस धावती, त, थ, द, ध, चतुर्थ वर्ण है, अश्वो धावती। रामः प्लस गच्छति, रामो गच्छति। क, ख, ग, तृतीय वर्ण। तो जो नियम में कह रहा है उसका पालन हम लोगों को करना है, उसको ठीक से समझना है और उसको क्रियान्वित करना है। तो यही था ये। तो ये स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी का देखिए एक दूसरा पाठ। यदि विसर्ग के पहले अ हो, यहाँ भी वही चीज कह रहा है, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। देखिए रामः, अ है पहले, बाद में अ। फिर देखिए सह प्लस अवदत्, यहाँ भी विसर्ग के पहले अ, बाद में अ। प्रथमः प्लस अध्यायः, पहले भी अ, बाद में भी अ। कालः प्लस अहम, पहले भी अ, बाद में भी अ। कुशलः प्लस अस्मि, पहले भी अ, बाद में भी अ। उपस्थितः प्लस अस्मि, पहले भी अ, बाद में भी अ। तो यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और पहले वाले अ और ऊ ये दोनों मिलकर फिर वही बात कि गुण संधि के नियमानुसार ओ हो जाता है। और बाद में जो अ है उसका संकेत मात्र, चिन्ह मात्र रह जाता है, जिसे पूर्व रूप अवग्रह या अंग्रेजी में एस जैसे लिखते हैं उस तरह का चिन्ह होता है, उसे अंकित करना यहाँ होता है। उदाहरण देखिए, रामः प्लस अत्र, ओ हो गया रामो अत्र। सह प्लस अवदत्, सोवदत्। प्रथमः प्लस अध्यायः, प्रथमोध्यायः। कालः प्लस अहम, कालोऽहम्। कुशलः प्लस अस्मि, कुशलोऽस्मि। उपस्थितः प्लस अस्मि, उपस्थितोऽस्मि। अब हम आते हैं रुत्व पर।
ऋतु में कहता है विसर्ग के स्थान पर र हो जाना। ऋतु के पहले मैं आपको किस चीज के बारे में बताया? मैं बताया उत्व। यहां उ हो जाता था और फिर वो मिलकर ओ हो जाता था। अब आइए ऋत्व पर। तो ऋत्व में कहता है कि विसर्ग के स्थान पर रो हलंत हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ओ या आ को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, यहां विसर्ग के पहले ओ या आ नहीं रहेगा। यहां विसर्ग के पहले ओ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण रहे तथा बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम। तृतीय चतुर्थ पंचम मैं पहले ही समझा दिया हूं क्या क्या वर्ण होता है। तो विसर्ग का रो हलंत हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं। यदि विसर्ग के पहले ओ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण हो तथा बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो या वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवां वर्ण हो तो विसर्ग का रो हलंत हो जाता है। देखिए उदाहरण, निह प्लस उपाय। देखिए यहां उ है, स्वर है। विसर्ग के पहले क्या है? ई है, ओ आ नहीं है। सब उदाहरण में देख लीजिए। पहले पूर्व पद वाला देखिए, सेकंड में भी है नी, उसके तीसरे में देखिए है फिर नी, चौथे में है कवि वी, साधु धुह, देवी ई। तो नी में क्या है? ई है, मुनि में ई है, कवि में ई है, साधु में ऊ है, देवी में दीर्घ ई है। मतलब ओ या आ नहीं है। अब देखिए, कहा कि बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण में कौन कौन रहेगा? तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला उदाहरण में तो स्वर है। दूसरे उदाहरण में देखिए व्यंजन है ज, च, छ, ज, तीसरा हो गया। फिर देखिए यहाँ नीचे से दूसरे में गच्छति ग, व्यंजन है, क, ख, ग, तीसरा वर्ण है। तो कहने का मतलब जो नियम में बताया गया, या तो स्वर वर्ण हो और यदि व्यंजन हो तो तीसरा, चौथा, पांचवा। अब एक एक करके इसको और स्पष्ट करते हैं। निह प्लस उपाय, निरूपाय। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में रहेगा निरूपाय, तो आप कर दीजिएगा निह प्लस उपाय। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। कैसे हुआ सो देखिए। निह, विसर्ग हटाइए, सिर्फ नी को लिखे और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? र हलंत। र हलंत प्लस उ क्या हुआ? रू, और उसके बाद पाय, निरूपाय। दूसरा उदाहरण देखिए, निह प्लस जलम, फिर विसर्ग को हटा दिए, लिखे नी। विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ? आधा रो और उसके बाद ज। तो व्यंजन यदि रहेगा तो नियम है कि वो व्यंजन वर्ण के माथे पर चला जाता है, जिसे रेफ कहते हैं। हो गया निर्जलम। मतलब स्वर यदि रहेगा तो आधा रो स्वर से युक्त हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि व्यंजन जो होता है वो अपने आप में अपूर्ण होता है। व्यंजन को पूर्ण कौन करता है? व्यंजन को पूर्ण स्वर करता है। तो रो हलंत क्या है? वो अपने आप में अपूर्ण है, उसको पूर्ण कौन करेगा? कोई स्वर रहेगा तो। इसलिए स्वर रहता है तो युक्त हो जाता है, और यदि व्यंजन रहता है तो वो आधा रो का रेफ हो जाता है। हाँ, तो निह प्लस जलम, नी हो गया और ऊपर में रेफ हो गया निर्जलम। मुनि प्लस अयम। देखिए विसर्ग को हटाए तो मुनि लिखे, विसर्ग के स्थान पर हलंत हुआ, र हलंत प्लस अ पूरा र हुआ, और यम, मुनि रयम। कवि प्लस इच्छति, फिर वही चीज हुआ, कवि लिखे, विसर्ग के स्थान पर र हुआ, र हलंत, और र हलंत प्लस ई, री, और उसके बाद क्षति। तो कवि प्लस इच्छति, कवि रिच्छति। साधु प्लस गच्छति, साधुर गच्छति। यहां भी वही हुआ, साधु हो गया, विसर्ग के स्थान पर र, उसके बाद व्यंजन आ गया तो माथे पर चला गया। देवी प्लस उपाय, यहां स्वर है इसलिए युक्त हो जाएगा। देवी, र हलन प्लस उ, रू, वाच। देवी प्लस उवाच, देवी रुवाच। चलिए अब आगे आते हैं।
अब कह रहा है विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। फिर देखिए, मैं इसको आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयत्न करता हूं। कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ रहेगा या आ रहेगा। उदाहरण देखिए, अतः अ है, सह, यहां भी देखिए स्व में अ है, रामः अ है, अर्जुनः अ है, नृपाः आ है, गजाः आ है। तो नियम क्या कह रहा था, अ या आ रहे। उदाहरण में वही है। और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, देखिए एव स्वर है, उसके बाद है गच्छति, ये गौ व्यंजन है। तो व्यंजन में कौन रहेगा, तृतीय चतुर्थ पंचम, तो गौ क ख ग तृतीय वर्ण है। आगच्छति में आ स्वर है। तो यदि व्यंजन में तृतीय चतुर्थ पंचम रहे या य र ल व ह में से कोई भी रहे, तो बहुत आसान है, विसर्ग का लोप हो जाता है और आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। अतः प्लस एव, विसर्ग को हटा दीजिए और जोड़ दीजिए, अतएव। सह प्लस गच्छति, सिर्फ विसर्ग को हटा दीजिए, स गच्छति। रामः प्लस आगच्छति, सिर्फ विसर्ग को हटा दीजिए, राम आगच्छति। अर्जुनः प्लस उवाच, विसर्ग हट गया और कहीं कोई परिवर्तन नहीं, अर्जुन उवाच। नृपाः प्लस अत्र, विसर्ग हटा दीजिए, नृपा अत्र। गजाः प्लस इमे, गजा इमे। हो गया, तो स्पष्ट हो गया। मैं प्रत्येक उदाहरण को नियम के तहत, नियम में जो बताया गया उसके आधार पर आपके सामने में मैं प्रमाणित कर दिया, एक एक नियम को बता दिया कि कैसे यहाँ परिवर्तन होता है और किस प्रकार संधि, विच्छेद या संधि होता है। तो बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं जो आपको समझाया पूरी तरह से मैं स्पष्ट करने का प्रयास किया हूं। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर आप अवश्य करें। और यदि आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो मुझे और भी प्रोत्साहन मिलेगा, और जब मुझे प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए उपयोगी हों, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हों। जिस तरह के आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पर आधारित मैं वीडियो बनाऊंगा। साथ ही आप मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो भविष्य में अपलोड करूंगा, मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा और आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।